महनपुर हाट से सिंग और मिर्ची लाता था। अच्छा। और मैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ दोनिया हटिया लगता है, घासको हटिया, वहाँ पे बेचा करते थे। मधुपुर हाट लगता है, रामचंद्र हाट, वहाँ पे बेचते थे हम। सिमरापुर हाट में बेचा करते थे। पथरोल में हटिया लगता था, वहाँ पे हम बेचा करते थे। नमस्कार, जोहार, मैं मनीष पाठक और एक बार फिर हम अपने चैनल पे हमारा प्रतिनिधि हमारा विधायक का तीसरा एपिसोड हम अपने दर्शकों के बीच लेके आ रहे हैं। और हमारे तीसरे एपिसोड के जो हमारे मेहमान हैं वो मधुपुर विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता गंगा नारायण जी हैं। तो गंगा नारायण जी से ढेर सारी बातें हम करेंगे और वो अपनी जीवनी के बारे में और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी वो शेयर करेंगे। तो आइए बात करते हैं। नारायण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ और सावन की इस पवित्र माह पे आप हमारे मधुपुर की चर्चा कर रहे हैं, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाए, इनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। गंगा जी, एक्चुअली हमारा जो एपिसोड है हमारा प्रतिनिधि हमारा विधायक, इसमें है कि अपने क्षेत्र के जो आपकी जनता है वो आपको करीब से जानना चाहेगी, आपको करीब से सुनना चाहेगी कि आप अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे, आपकी जीवनी क्या है। हो सकता है कई युवाओं को आपकी ये कहानी उनको मोटिवेट कर सकती है, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, अपनी पिछली ज़िंदगी में वापस जाएं और कुछ हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। जो भारत आर्य देख रहे हैं, मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज का जो गंगा सिंह है और शुरू का आज से 30-35 साल का जो पहले का जो गंगा सिंह था, उसमें काफ़ी फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय भी गंगा सिंह के अंदर लालच नहीं था, आज भी गंगा सिंह के अंदर लालच नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गंगा सिंह में कोई फ़र्क नहीं है, समय में फ़र्क आया है। समय, एक लंबा समय हमने तय किया और गरीबी से आज तक मैंने जो सामना किया, मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। और हमारे भारत के लोगों को गरीबी का नाम सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि गांव में गरीबी की जो स्थिति होती है वो बड़ा ही भयानक और चिंताजनक होता है, आज के भी समय में है। तो मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी जो कहानी अगर शुरू करूं तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैंने महनपुर हाट से सिंग और मिर्ची लाता था। अच्छा। और मैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ दोनिया हटिया लगता है, घासको हटिया, वहाँ पे बेचा करते थे। मधुपुर हाट लगता है, रामचंद्र हाट, वहाँ पे बेचते थे हम। सिमरापुर हाट में बेचा करते थे। पथरोल में हटिया लगता था, वहाँ पे हम बेचा करते थे। हम एक साधारण छोटे किसान के घर से हैं और हमारे बाबूजी का कोई जॉब नहीं रहा है और आर्थिक कहीं मजबूती नहीं था। खेत में हुआ उसी पे सारा घर डिपेंड करता था। समय ऐसा आया जो मुझे प्रदेश जाना पड़ा और प्रदेश में पहली बार मैं घर से, एक बार तो मैं भाग गया था और मैं जाकर के पूना में वो सोना चांदी बनाने का जो काम करना सीखने के लिए 3 महीना तक किया था। स्थिति ऐसा आया था। उसके बाद स्थिति ऐसा आया कि मेरी बीच में शादी हो गई। कम उम्र में शादी होना और घर की जिम्मेदारी जो मैं देखता था लोगों का, कि जिम्मेदारी को देख करके तो मुझे भी एहसास होता है कि मैं भी बेटा हूँ, तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि पहले बहन की शादी हो, फिर घर की थोड़ी स्थिति अच्छा हो। ये सब मैं पहले बहुत सोचता था। ऐसा कुछ समय आ गया कि मेरी शादी हो गई। करीबन 14-15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और फिर मुझे लगा कि मेरी से छोटी बहन है तो उनकी शादी करना है। तो उनकी शादी करने के लिए घर की स्थिति ठीक नहीं था, तो प्रदेश जाना है। तो प्रदेश जाने के लिए करें क्या, तो बहुत सारे ऐसे जगह जाने के लिए सोचा। एक बार तो हमने जम्मू कश्मीर में जाने के लिए सोचा कि वो बर्फ़ जो गिरता था वो निकालते हैं, रोड क्लीन कराते हैं, उसके बारे में सोचा था। तो वो कुछ मेरे ख्याल से जो जाने वाला था वो नहीं लेके गया हमें। मेरे एक जीजाजी जम्मू जिला से बिलोंग करते हैं, उसने हमें पहली बार गोवा लेके गया। अच्छा।
और पहली बार गोवा में हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हमने 5 स्टार होटल माजोटा बीच रिसोर्ट में हमने पहला जॉब मेरा जो रहा वो मैंने पहला जॉब वहाँ से किया। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ गई तो हमने ताज होटल में 7 साल मैंने ताज होटल में काम किया। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड ही वहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड से हम वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज बन गए। ओके। और उसके बाद फिर मैंने कॉलगेट कंपनी जो टूथपेस्ट बनती है, लुमिना होम प्रोडक्ट करके उनका नाम है कॉलगेट का, तो उसमें भी हमने काम किया गोवा में ही। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कंपनी था उसमें काम किया। माइंस में हमने काफ़ी साल काम किया। माइंस को मैंने काफ़ी अच्छे तरह से जानता हूँ और किमलो का माइंस है, वहाँ पे मैंने काम किया। गंगा सिंह से गंगा नारायण सिंह का जो टर्निंग पॉइंट हुआ, जो आप आज के डेट में समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति में आ गए, वो टर्निंग पॉइंट क्या है आपके लाइफ का? मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मेरे यहाँ हर एक चीज़ मतलब 1 रुपया 10 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मैं जब भी परदेश से 2 साल के बाद में घर से जब गया था तो 2 साल के बाद में घर आया था, तो 2 साल के बाद में 1,500 रुपया कमा के लाया था मैं। अब जो व्यक्ति 2 साल में 1,500 रुपया, उसमें 725 रुपया कुछ तनख्वाह था मेरा, तो खाना पीना खा करके क्या बचता था वो हमको ही पता था। तो जब हम आते थे घर ना, तो हमारे शुरू से एक आदत था कि भगवान के पेटी में, दान पेटी में कुछ डालना है। ओके। और जो हमारे गांव घर में जो बड़े बुजुर्ग जो थे, तो हम उनको कुछ अपने इसमें से देते थे। तो वो एक आदत बन गया था मेरा। उनके बाद जब मेरा काम में जब परिवर्तन हुआ और 2005 में जब मैं खुद की कंपनी खोली, उसके बाद मैंने जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो भी बढ़ते गया और जो लोगों को जो कुछ सहायता करता था वो भी बढ़ता गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि यहाँ हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, कजरा में यज्ञ होते हैं, बहरन में यज्ञ होते हैं, हमारी पंचायत में ऐसे अगर कोई धर्म का काम हो तो ये सब चीज़ों जब होता था तो लोग बोलते थे कि गंगा सिंह के पास जाइए, तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता था। धीरे धीरे वो बढ़ते गया और पंचायत लेवल से वो दूसरे पंचायत, तीसरे पंचायत ऐसे करते चलता गया। तो एक बार हमारे यहाँ क्या हुआ, 2009 में मैंने इलेक्शन पहली बार विधानसभा का लड़ा। उनसे पहले मैंने एक बार मुखिया का नॉमिनेशन किया हूँ 2005 में। अच्छा। तो मुखिया का नॉमिनेशन जब मैंने 2005 में किया था, बहुत कम लोगों को पता है कि मुखिया का नॉमिनेशन मैंने किया था। उस समय झारखंड में इलेक्शन ही कैंसिल हो गया था। उसके बाद ये जो अभी कुछ साल पहले जो इलेक्शन हुआ, उनके बाद ही मुखिया का इलेक्शन हुआ। तो उनके बाद मैं चला गया फिर अपने काम करने के लिए। और उनके बाद मुझे लगा कि यहाँ लोगों के अंदर जो मेरा समाज सेवा था, जैसे किसी की बेटी की शादी हो, मंदिर बनाना हो, तो मैंने एक अनाउंसमेंट बाकायदा हर जगह से अनाउंसमेंट करता था कि मेरा एक राशि है, आप मंदिर बनाएं तो आप यहाँ से लेके जाएं, मेरे पास से किसी की बेटी की शादी हो तो ये मैं देता हूँ, ये आप लेके जाएं। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और बढ़ते गया और भगवान ने मुझे अपनी जो हमारी रोजगार था उसमें भी बढ़ोतरी करते गया और इधर भी मैं भी बढ़ोतरी, जैसे मेरा उधर बढ़ता था वो ऑटोमेटिकली इधर भी बढ़ते गया। ऐसे बढ़ते मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, कुछ लोग बोलने लगे कि आप विधायक भी क्यों नहीं खड़ा होते, एक बार विधायक बनिए, मधुपुर में आपके जैसे लोग चाहिए विधायक। तो मैं ठहरा ईमानदार आदमी, मेरे दिल में कभी किसी के 25 छल कपट नहीं रहता है, मैं साफ दिल का आदमी हूँ। मैंने 2009 में हमारे यहाँ 52 गांव के लोगों ने मीटिंग किया और 52 गांव के लोगों ने मीटिंग कर करके कहा कि नहीं, आपको विधायक में खड़ा होना है। हमने विधायक में 2009 में पहली बार इलेक्शन लड़ा और रिजल्ट जो आया वो सबके सामने था। उनके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ हमें रियलाइज़ हुआ, बहुत सारी चीज़ हमारे पिताजी को बोला गया। तो एक दिन मेरे पिताजी को किसी ने बोला था 2009 में कि आपके बेटे को स्पीच देने नहीं आता है, भाषण देने नहीं आता है, तो आपका बेटा विधायक कैसे बनेगा। तो ये चीज़ मुझे भी रियलाइज, मेरे पिताजी ने आकर के मुझे बोला कि फलना व्यक्ति ने इस तरह का बात किया है, आपको बोलने नहीं आता है। तो ये चीज़ मुझे भी रियलाइज हुआ, फैक्ट था वो, क्योंकि मुझे राजनीतिक में कभी रहा नहीं, राजनीतिक इशू क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा ये पिताजी ने जो बोला और जो लोग एनालाइज किया सही किया है। मैंने क्या किया, 2009 के बाद मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं सुबह और शाम सिर्फ मेरा काम रहता था, नहीं सुबह उठते ही मैं इलेक्शन से यहाँ से गए
उनके बाद मैं टीवी पे बैठता था, आज तक जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, जो भी न्यूज़ हो मैं न्यूज़ ही देखता था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूज़ ही देखता था। और तब मुझे पता चला कि डिबेट क्या होती है, इश्यू क्या होती है, पॉलिटिकल लैंग्वेज क्या होती है, पॉलिटिकल लोग किस तरीके से बात करते हैं, ये मैंने लगा दिए 10 साल सीखने के लिए। तो 10 साल आप प्रॉपर ट्रेनिंग ली आपने, हाँ। जो कि अब Self राजनीति के अखाड़ा में अगर आपको आना है तो उसकी 10 साल आपने ट्रेनिंग ली। जी। तो आगे का अभी क्या प्लान है? 2009 में मेरा एक 2009 के बाद से मेरा एक ये चला कि मैं पहले एक सशक्त हो लूँ, ताकि लोग जो मुझे पूछे और जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम है उनको प्रॉपर मैं जवाब दे पाऊँ। शासन प्रशासन को समझूं, डिपार्टमेंट को समझूं, ये सब चीज़ में मेरा 10 साल चला गया। 10 साल के बाद मैंने फिर बोला 19 में चुनाव लड़ना है। तो 19 में चुनाव लड़ने से मैंने 16 से मैंने शुरू कर दिया था, कैंपेन अपना शुरू कर दिया था। तो लोगों का जो प्यार था वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके रहा। और 2019 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता था। तो इंडिपेंडेंट लड़ने के इसमें कुछ ऐसे हालात आ गए, कुछ उसमें हमारे पे कुछ केस कर दिया। तो हमारे जो सलाहकार लोग थे उसने बोला नहीं, किसी पार्टी के साथ जाना ठीक है। तो हमने आजसू पार्टी का उस समय 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ी थी। तो हमने आजसू के साथ गए और आजसू के टिकट पे ही लड़ाई किया हमने। और जनता ने जो रिजल्ट दिया वो तो खैर जनता जानती है। 2019 के बाद बाय इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ पे, जो सिटिंग एमएलए और मंत्री भी थे, हाजी हुसैन साहब, तो वो उनके देहांत होने के बाद फिर यहाँ बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुला के टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को सम्मानजनक जो लड़ाई होता है उस लड़ाई को मैंने लड़ा और 1,05,565 वोट लेके आए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया था, कहीं न कहीं हमने क्या किया कि उस समय जो टिकट जिसका कटा था और बहुत सारे ऐसे समीकरण बना जो हम चंद वोटों से हारे थे। और ऐसे कहिएगा तो हम वोट से नहीं हारे थे, वो चीटिंग किए। मुख्यमंत्री ने आकर के कैंपेन किया, गुरुजी ने आकर कैंपेन किया, पूरा झारखंड का कैबिनेट आकर के मधुपुर में बैठ गए यहाँ 10 दिन 15 दिन, और सब लोगों ने इस तरह किया जैसा लगता है गंगा सिंह कोई बहुत बड़ा आदमी का बेटा है, ऐसा उन लोगों ने कैंपिंग करके किया। पर मैं तो ठहरा गाँव का आदमी और मेरी माड़ बात और बासी बात में जो ताकत था वो भी मैंने बता दिया कि 1,05,565 वोट आए। और इस वोट ने यहाँ की जनता को एक विश्वास दिलाया कि एक अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का टिकट लेके पहला व्यक्ति मैं था जो गांव का एक व्यक्ति पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आया। तो 2009 फिर 2019 और फिर बाई इलेक्शन, अब आपको क्या लगता है? लगातार 3 बार जनता ने आपको नकार दिया, क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, जब भी मुझे कुछ सुनने को मिलता है तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है? अभी ये विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अगर भाजपा आपको टिकट देती है मधुपुर से तो युद्ध को जीत पाएंगे आप? लोगों ने जो प्यार दिया उस प्यार को देखते हुए मैंने मधुपुर विधानसभा को कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 1,05,565 वोट पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लेके आई यहाँ पे। क्या एजेंडा होगा इस बार आपका? किस किस एजेंडा पे आप काम करेंगे अगर आप जीत के आते हैं? तो ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र होगा जिसपे कि और किसी विधायक ने काम नहीं किया, उनका नजर उस तरफ नहीं गया? हर बार यहाँ पे जो इलेक्शन होती है उस इलेक्शन में जो भी एमएलए बनता है वो मंत्री बनता है। और मधुपुर की बदकिस्मती बोलिए कि वो मंत्री होने के बाद भी वहाँ मधुपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता है, या मधुपुर के लोगों के लिए उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई प्लान नहीं है। उनका सिर्फ काम है, आज जो करंट में मधुपुर की जो स्थिति है और करंट में जो मंत्री हैं, इनका एक ही काम है अभी, सिर्फ युगाही करना, सिर्फ पैसा वसूल करना। क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी लड़ाई होगा तो पैसे से होगा। जनता को तो ऐसे मैं दिन जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जब से बाई इलेक्शन लड़ने के बाद मैं कभी भी मधुपुर से निकला नहीं हूँ। मैं कंटिन्यू मधुपुर में हूँ, इलेक्शन के दूसरे दिन से ही मैंने मधुपुर से ही हूँ। एजेंडा क्या होगा? एजेंडा जो है बहुत सारे एजेंडे हैं, और एजेंडा मैन देखिए क्या है ना, आज यहाँ सरकार जिस तरह की अपनी मैनिफेस्टो में उसने यहाँ के लोगों को
कहा था, वादा किया था, यहाँ की झारखंड की जनता को उसने विश्वास दिलाई थी कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ बेरोजगार युवाओं को 7,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, महिलाओं को 2,000 रुपया, 3,000 रुपया मिलेगा। तो ये सब जो हो गया वो फेल हो गया। अब एजेंडा है ऐसा कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर अगर किसी के यहाँ अगर खराब हो जाती है किसी गांव में, तो आप देवघर में देखिएगा, लगता है उनका कोई माँ बाप नहीं है। अगर किसी को अगर बोले तो बोलता नहीं, जाकर के फल्ला बाबू को जाके बोलिए पैरवी करने के लिए। एक ट्रांसफार्मर के लिए जिसको लाइट की जरूरत है, जो वहाँ बच्चे लोग पढ़ेंगे, गर्मी में क्या स्थिति है वो जानते हैं सब लोग, तकलीफ क्या होता है वो गांव के लोग जानते हैं, शहर के लोग जानते हैं। उस ट्रांसफार्मर के लिए कितने पैरवी कराने पड़ते हैं। एक हॉस्पिटल की बात करता हूँ आपको। हॉस्पिटल, आज हमारे पास हॉस्पिटल जो है, आप मधुपुर अनुमंडल हॉस्पिटल हो या देवघर का सदर हॉस्पिटल हो, दोनों हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है गरीबों के लिए। अब दोनों की एक्टिविटी में आप देख लीजिए, आप कहीं भी एक ऑपरेशन करवा के दिखा लीजिए। आज आप देख रहे हैं कि प्राइवेट जितनी हॉस्पिटल है देवघर में, उनकी जो एक्टिविटी है कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में जो गरीब लोग जाते हैं तुरंत उनको रेफर कर दिया जाता है। तो ये कमी जो है वो भोगना किसको पड़ता है? जो वोटर है, मेन वोटर जो है, जो वोट दे करके बाबुओं को जिता के लाता है, उनके लिए उनके लिए क्या चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमें दुरुस्त करना चाहिए, वहाँ हर एक सुविधा हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। वहाँ पे हमें ऐसे डॉक्टर को लाना है, ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे इक्विपमेंट लाना है जो कि बाहर कहीं लोगों को जाने नहीं पड़े। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है लोगों का, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उनके लिए भी लोगों को चक्कर काटना पड़ता है। एक किसी को अगर नौकरी में अगर कहीं सिलेक्शन हो गया है तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं। थाने में चल जाइए, थाने में तो आज कहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ब्लॉक और थाने का जो स्थिति बना हुआ है, जिनकी यहाँ पे सरकार है उन्हीं का वहाँ सारा चलता है, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे मधुपुर में बहुत सारे इशू हैं, अभी 2-2, 3-3 कांड हो गए, बड़े बड़े कांड हो गए, वहाँ पे मर्डर भी हो गया है, लड़कियों को उठा के लेके गया है, कोई इशू मतलब नहीं क्रिएट हो पाता है, मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं है, एसपी डीएसपी पता नहीं इन पे क्या संज्ञान में ले रहा है। तो आप शासन प्रशासन और ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को यहाँ पे उस तरह नहीं देखा जा रहा है जिस तरह देखना चाहिए। आप जहाँ तक आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती है, आप उस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। गंगा जी, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में गहराता जा रहा है धर्मांतरण का। आप देखिए, आए दिन अभी निशिकांत जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, बड़ा जोरदार स्टेटमेंट था कि संथाल महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसको किसी तरह से बरगला के जो मुस्लिम हैं उनसे शादी कर रहे हैं और उनके संपत्ति को हथिया रहे हैं। वैसे इन सारे जैसे एक्टिविटीज़ पे आप क्या करना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण और विकास, ये विकास पुरुष का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, और वो बार बार इनको हाईलाइट कर रहे हैं कि धर्मांतरण को कैसा रोका जाएगा, धर्मांतरण किस तरह हो रहा है। वही एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि अभी आज से 5 साल पहले का जो रिकॉर्ड था उसमें लगभग देखिए कि 10% की कमी आई है, जैसे कि 36% था, अभी 26% आ गया है, और 70 to 80% का हाइक हुआ है मुस्लिम्स के जनसंख्या में। ये एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे गंभीर मुद्दा से निपटने के लिए क्या आपके चुनावी एजेंडा में ये सारा कुछ शामिल है इस बार? देखिए, ये सब क्या है ना कि जब आप चुनाव लड़िएगा, और चुनाव आप लड़िएगा, आप वो पार्टी और जो हमारे आला कमान है, प्रदेश नेतृत्व है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन पे ये हो रहा है। अभी जो हमारे वर्तमान में जो हमारे एमपी हैं, उसने तो सारे मुद्दे उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ी हाईलाइट वाला काम कर रहे हैं, और एमपी साहब ने तो कहीं कोई कसर छोड़ा नहीं है। वो बार बार देख रहे हैं कि ये
24 वाले में नहीं, 19 वाले में भी उसने बहुत जोर शोर से उठाया था। 19 में भी एमपी साहब ने काफ़ी जोर शोर से उठाया था उनको। 24 में उठाए और आगे भी उठेगा, और उठेगा ही नहीं, अब एक्शन में भी आएंगे और एक्शन भी लिया जाएगा। क्योंकि आप अगर देखिएगा पूरा जो वहाँ की नक्शा है, वो जिस तरह जा रहा है ना, वो दूर दूर नहीं कि यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा गंगा जी, जब आपके पार्टी में ही गुटबाजी हो रही है, पार्टियां बढ़ चुकी हैं आज के डेट में, हर किसी को पता है कि पार्टियां अलग अलग गुटों में बढ़ चुकी है। जब आपके पार्टी में ही एकता नहीं है तो वो ताकत कहाँ से निकाल पाएंगे आप? नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और मेरे ख्याल से लगता है पार्टी में कहीं कोई, पार्टी एक जैसा है, ताकत है, और पार्टी में अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व होता है और राष्ट्र नेतृत्व होता है, उस पर सारे चीज़ अमल करते हैं और उस पर सब लोग काम करते हैं। तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी है, और मेरे ख्याल से मेरे नेतृत्व में कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी है। चलिए ठीक है। अब थोड़ा हम रिफ्रेश करते हैं इस इंटरव्यू को। आपकी हॉबीज क्या क्या है गंगा जी? आप अपने हॉबीज के बारे में कुछ हमारी जनता के साथ में शेयर करें। मेरा हॉबीज पहले था, मैं गाना गाना चाहता था। डांस मेरा कि थोड़ा ये था, मैं कराटे का क्लास, मतलब मुझे खेल में, फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट होता था। आज के समय में मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि मधुपुर विधानसभा के हर एक लोगों की मैं काम करूं, उनकी हर एक समस्याओं को मैं दूर करूं, मधुपुर की जनता के लिए। अब मेरा जो मैंने बोला हूं कि मधुपुर के लिए अपने आप को मैं निछावर कर दिया हूं, तो अब मैं मधुपुर के लिए समर्पित हूँ। मेरा एक ही हॉबी रहा। आपको जब भी मैंने देखा है, इस बार अभी थोड़ा सा आपका गेटअप चेंज है, आप गोल्ड बहुत ज्यादा पहनते हैं, ये शौक कहाँ से आ गया आपको? एक्चुअली गोवा में जब मैं 35 साल मेरा जो जॉब का अनुभव रहा, मैंने जॉब जो किया गोवा में किया। गोवा के लोग, हर लोग गोल्ड का शौकीन होता है, गोल्ड पहनते हैं। तो मैं भी वहाँ रहा हूँ, तो मुझे भी गोल्ड अच्छा लगता है। कोहली लोग वहाँ जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गोल्ड का देखता हूँ मैं, मुंबई में भी जब था मैं, तो कोहली मछुआरा एक पहनते हैं। हाँ। और उन्हें कोहली मछुआरा नहीं, वहाँ की जो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो लोग काफ़ी गोल्ड पहनते हैं। मुंबई से लेकर करके कोंकण का जो बेल्ट है, मैंगलोर तक, मैंगलुरु तक, मैंगलोर नहीं, मैंगलोर तक, उड़ुपी वगैरह में काफ़ी लोग गोल्ड पहनते हैं। और वहाँ जब त्यौहार होगा ना, तो एक एक किलो, 1.5 किलो गोल्ड पहनते हैं। महिलाएं तो पूरे गोल्ड में ही रहता है। तो वो एक वहाँ का ट्रेडिशनल में वो भी जुड़ा हुआ है, तो मुझे भी लगा कि अच्छा लगता है गोल्ड पहनना, तो मैं भी पहनता हूँ। चलिए, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं मधुपुर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं दिन रात मेहनत आप लोग के लिए करता हूँ, और आप लोग को अब सोचना है आने वाले 2-3 महीने में आपको एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए। आपको एक ऐसा बेटा चाहिए, सब भाई चाहिए, सब परिवार का सदस्य चाहिए, जो आपके साथ हर सुख दुख में बैठ कर करके आपकी हर एक चीज़ों में बात कर सके, उनको समाधान कर सके। ऐसा विधायक आपको चुनना है। आने वाले 2-3 महीने में इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में आप लोग की जो जिम्मेदारी है वो गंगा सिंह की जिम्मेदारी है। तो मेरा और आपका दोनों का जिम्मेदारी एक ही है कि मधुपुर विधानसभा में इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतें और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। मेरे सभी मधुपुर विधानसभा के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति लोग, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी वरिष्ठ लोग, सभी युवा भाइयों से, माता बहनों, सभी से मेरा अपील है कि मधुपुर में बदलाव की सख्त जरूरत है। और मधुपुर अगर बदलाव नहीं कीजिएगा तो मधुपुर की जो स्थिति हुआ है, जो गांव घर की स्थिति है, मैंने तो छोटा एग्जांपल दिया कि इतने ट्रांसफार्मर की बात किया जो जिनको बिजली की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आपको हर एक चीज़ों में लोगों के पास जाके भीख मांगना पड़ेगा, या तो फिर जाकर के उनके पास जाकर के चमचागिरी चुगली कर करके, या तो फिर आप उन पे जाकर के पैरवी कराने के चक्कर में न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक ऐसे आदमी को लाइए जो सिस्टम काम करे और डिपार्टमेंट काम करे। डिपार्टमेंट को काम कराना मुझे आता है, सिस्टम को काम कराना मुझे आता है। तो आने वाले समय में आप मधुपुर विधानसभा के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करें।
और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उन पे हम चलते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उन्हीं को लेकर के हम चल रहे हैं। और जो मधुपुर विधानसभा के लोगों की जो याद है उनको पूरा करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप और ऐसे ही अभी ये सिलसिला चलता रहेगा और ऐसे ही बेहतरीन इंटरव्यूज़ और बेहतरीन एक से एक शख्स, एक से एक जनप्रतिनिधि को अगर आप देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।